बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन कासिम और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैंने आपसे बात करनी है नेकी सारा साल। आप कहेंगे क्या मतलब ये कि नेकियों का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होना चाहिए व्यूअर्स, कोई ऐसा वक्त नहीं होना चाहिए कि भाई हमने नेकी सिर्फ इस टाइम पे करनी है। नेकी तो हमें हर वक्त सारा साल करनी चाहिए। एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको व्यूअर्स। जैसे ही हम बात करते हैं नेकियां करने की, पॉजिटिविटी की, तो इंसान के जहन में आ जाता है रमज़ानुल मुबारक। ऑफ कोर्स रमज़ान में लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, नेगेटिव चीज़ों से इज्तनाब करें। फिर अगर आप बात करें ईदों की, तो ईद के मौक़ों पे भी लोग बहुत ज़्यादा जनरस हो जाते हैं, चीज़ें देना शुरू कर देते हैं। फिर मुहर्रमुल हराम, नियाज़ का सिस्टम आम होता है, लोगों के काम ज़्यादा आते हैं, स्पेशली फ़र्स्ट 10-12 दिन मुहर्रम के। दैन सफ़र में लोग कहते हैं कि जी ज़्यादा से ज़्यादा सदक़े देने चाहिए, सफ़र जो है वो लोगों पे ज़रा भारी गुज़रता है। बहुत से लोग नए काम भी मुहर्रम और सफ़र में नहीं शुरू करते। दैन ईद मिलादुन्नबी हो गई, अपनी शब बारात हो गई, बहुत से ऐसे मौके होते हैं, शब मेराज हो गई, बहुत से ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे लोग जो हैं बड़े जनरस हो जाते हैं, लोगों के बहुत काम आते हैं। फिर बात करते हैं इमरजेंसीज़ की या नेचुरल डिज़ास्टर्स की। फ्लड्स आ जाएं, ज़लज़ले आ जाएं, तो आप देखते हैं कि पूरी दुनिया के लोग ये नहीं देखते कि मुसलमान हैं, कि हिंदू है, कि क्रिश्चियन है, कि पारसी है, किस मज़हब से बिलोंग करता है। सब इंसान जो हैं दूसरे इंसानों की काम करने के लिए, की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो व्यूअर्स, अगर हम इन मौक़ों पे नेकियां करने पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं तो क्या बेहतर नहीं होगा कि पूरा साल ही हम नेकियों पे फोकस रखें, पूरा साल हम लोगों के काम आए। सोचने की बात है व्यूअर्स कि जिसके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं हैं, ऑब्वियसली सहरी और इफ्तार, सहर और इफ्तार करने के भी उनके पास पैसे नहीं हैं, तो उनको तो रमज़ानुल मुबारक में राशन और दूसरे मामलात और लंगर का एहतमाम और इन चीज़ों के थ्रू हम लोग केटर कर देते हैं। लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होता है, ईद की खुशियाँ ख़त्म होती हैं, उसके बाद फिर क्या होता है? बाकी साल ये लोग क्या करें? कुर्बानी की ईद पे तो हम लोग सब कोशिश करते हैं कि जी गोश्त जो है मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाएं, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं, उन सफ़ेद पोश लोगों तक पहुंचाएं जो खुद अपने मुंह से नहीं मांग सकते। लेकिन क्या इन लोगों को सिर्फ इन मोमेंट्स पे, इन्हीं लम्हों पे हमारी मदद की ज़रूरत होती है? अगर किसी इंसान की अम्मी बीमार है, आखिरी सांसें ले रही हैं और दवाई के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, और कोई इंसान आपके पास मदद के लिए आता है, रमज़ान में तो आप उनकी मदद कर देते हैं, लेकिन जब कोई नॉर्मल दिन होता है, जैसे आजकल के दिन गुजर रहे हैं, तो मतलब अगर कोई मदद के लिए आए या हेल्प के लिए आए तो लोग नाराज़ हो जाते हैं या डांट के भेज देते हैं। व्यूअर्स, प्रॉब्लम टाइम और मौका देख के नहीं आती। मसाइल तो मसाइल हैं, सबकी ज़िंदगी में आते हैं। हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता कि उनकी फैमिली में या उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हों जो उनके काम आए या उनकी हेल्प करें मुश्किल वक्त में। जैसे कि मैं एक बात तो ज़रूर आज कह सकती हूँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि अल्लाह का बड़ा करम है, अपनी छत ना भी हो रहने के लिए तो मेरे इर्द गिर्द ऐसे 6-7 लोग हैं जिनमें कुछ फैमिली मेम्बर्स भी हैं और कुछ बहुत करीबी दोस्त भी हैं कि अगर मैं मुश्किल वक्त में आऊँ तो छत तो मुझे मिल ही जाएगी रहने के लिए, और 2 वक्त की रोटी तो वो खिला ही देंगे। लेकिन हर बंदे के पास व्यूअर्स ये लग्जरी नहीं होती। ये लग्जरी है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी करम नवाजी है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा रहम है कि मुझ जैसे बंदे के पास ये ऑप्शन है कि अगर मैं अपना नहीं भी कर सकती तो मेरे पास दूसरे लोग हैं। लेकिन वो लोग कहाँ जाएं जिसके पास कोई नहीं है? अल्लाह ताला ने ही एक पैगाम दिया ना कि जिसके पास कोई नहीं है उसके साथ उसका रब खड़ा है। तो अल्लाह ताला ने फिजिकली आके तो नहीं हमारी हेल्प करनी, अल्लाह ताला तो गैब से भी मदद भेज देते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि हमारे ऊपर क्या फ़र्ज़ बनता है, जिनको अल्लाह ताला ने डिज़र्विंग नहीं बनाया बल्कि डिज़र्व्ड बनाया है, जिनके पास है
जिनको अल्लाह ताला ने प्रोवाइड किया है। व्यूअर्स, इतना अरसा जो अब मैंने इस दुनिया में गुजार लिया है, जितना भी टाइम, अल्लाह की मेहरबानी है कि इतनी सांसें भी ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, एक बहुत बड़ा एहसान है मुझ जैसी गुनहगार औरत के ऊपर। लेकिन जब भी मैं व्यूअर्स सोचती हूँ अब ज़िंदगी के बारे में, तो यही बार बार मेरे जहन में बात घूमती है कि हमारा क्या पर्पस है इस दुनिया में आने का, हमारा रीज़न क्या था। और अगर ये दुनिया हमारा टेस्टिंग ग्राउंड है, यहाँ पे हमने टेस्ट होना है और इस टेस्ट के मुताबिक डिसाइड होगा कि जन्नत या जहन्नुम, तो फिर हम क्यों नहीं एफर्ट्स कर रहे कि हम अपनी ज़िंदगी और आखिरत दोनों में सुरखरू हो जाए। और उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि भाई हमारे ऊपर जो फ़राइज़ हैं, नमाज, रोज़ा, हज, तौहीद, ये सारी चीज़ें, इनके ऊपर हम फोकस करें, अपने फ़राइज़ पूरे करें, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएं। और एक अच्छा इंसान कभी दूसरे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि दूसरों के काम आने वाला होता है। वो ये नहीं देखता कि किसी का रंग क्या है, किसी की नस्ल क्या है, किसी का मज़हब क्या है, किसी का बैकग्राउंड क्या है। वो इंसान दूसरे के काम इसलिए आता है क्योंकि वो अल्लाह ने उसको इस काबिल बनाया कि वो किसी के काम आए, और उसने इसको अपना फ़र्ज़ समझा कि वो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करे। मुझे तो यही बात समझ आई है व्यूअर्स, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन जब से मैंने ये बात अपने पल्ले बांधी है और ये सोचना छोड़ दिया है कि भाई इस बंदे ने मेरे से मदद मांगी, इसका रीज़न क्या था, इसकी नीयत क्या थी, क्या ये जायज़ मदद मांग रहा है या मुझसे झूठ बोल रहा है या बोल रही है, इतनी मैंने तफ्तीशें करनी छोड़ दी हैं व्यूअर्स। क्योंकि अल्लाह ताला तो गुनहगार के भी काम आता है। तो अगर कोई बंदा डायरेक्टली मेरे से आके मदद मांग रहा है और कह रहा है कि आई नीड योर हेल्प, तो मैं कौन हूं कि मैं उसकी इंक्वायरियां करूं और एक तकलीफ में एक इंसान को और टॉर्चर करूं। और व्यूअर्स, कम से कम जिनका आपको पता है कि वो मसले में है, किसी प्रॉब्लम में है, हम इंतज़ार क्यों करते हैं कि कोई आके हाथ फैलाए या मदद मांगे? हम किसी के मांगने से पहले उसके काम क्यों नहीं आते? किसी की मसले या प्रॉब्लम को देख के हमारे दिल में खुद क्यों ये बात नहीं आती, हमारे दिमाग में खुद ही आवाज़ क्यों नहीं उठती कि मैंने इनके लिए कुछ करना है? दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट व्यूअर्स, जो आज मैं रेज़ करना चाहती हूँ कि सिर्फ मदद मांगने वाले के काम ना आए, जिसको मदद की ज़रूरत है, आपको नज़र आ रहा है, उसके काम आए। कभी कभी अमीर तरीन इंसान को भी सहारे की ज़रूरत होती है कि कोई बंदा उनके 2 लम्हे बैठ के सुख दुख में उनका साथ ही दे दे, उनकी बात ही सुन ले। लोग अक्सर, जिनके पास बहुत पैसा होता है, उनको देख के कहते हैं इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। अक्सर वो लोग सबसे ज़्यादा अकेले होते हैं। सो पॉइंट मेरा आज सिर्फ ये था व्यूअर्स कि नेकी सारा साल करनी है, मौके ढूंढ के नहीं। आप जब अल्लाह के बंदों के लिए आसानी पैदा करने वाले बनेंगे तो अल्लाह ताला आपकी राह में खुद ऐसे लोग भेजेंगे जिनको मदद की ज़रूरत होगी, आपको वसीला बनाएंगे। और मांगने वाला हाथ देने वाले हाथ से 1000 गुना बेहतर होता है व्यूअर्स। तो अगर अल्लाह ने यह करम किया है कि आपको इस काबिल बनाया कि आप लोगों के काम आए, तो आएँ फिर उनके काम। आप देखें, रब ताला आपको छप्पड़ फाड़ के देगा। और व्यूअर्स, एक आखिरी बात, जब इंसान खुद मुश्किल में होता है ना, तब सबसे मुश्किल होता है दूसरों के काम आना। और उस वक्त इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम लोगों के लिए आसानी पैदा करें। अल्लाह आपकी मुश्किल में भी आपके लिए आसानी पैदा करेगा। हम जब प्रॉब्लम में होते हैं ना, हमारे रवैये नेगेटिव हो जाते हैं, हम दूसरों के साथ बदतमीजियाँ करते हैं। कहते हैं ना कि अगर किसी का ज़र्फ देखना है तो उसको तब देखो जब वो बिल्कुल गिरा हुआ हो या वो बिल्कुल टॉप पे अपनी ज़िंदगी में जी रहा हो, तब आपको पता चलेगा कि अगले की असल औकात क्या है। आइए किचन में बढ़ते हैं। शेफ अनम शेख हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जुगन आपी? बिल्कुल ठीक ठाक। आज ऑफ कोर्स हम दाता साहब की भी बात करेंगे। लाहौर को वैसे भी दाता की नगरी कहा जाता है, तो ऑफ कोर्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एहतरामन अपनी वार्डरोब को भी मैनेज किया है। बट आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि सारा साल नेकी करना वर्सेस सिर्फ मौके और लम्हे ढूंढना, क्या कहेंगे? अच्छा जुगन आपी, जब आपने बात स्टार्ट की ना, तो मैं आपकी बात सुन रही थी और मुझे एक चीज़ की इतनी खुशी हुई सुन के, जब आपने कहा ना ये बात कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, अल्लाह ताला कभी ऐसा वक्त ना लेके आए, लेकिन अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई वक्त आ जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे संभाल लेंगे और मुझे रख लेंगे और मुझे 2 वक्त की बहुत अच्छे से रोटी भी खिला देंगे। तो ये बेसिकली मुझे लगता है कि ज़िंदगी में इंसान यही कमाता है। और आप देखें ना, अगर आप बात करें इंसान की, तो देखिए आज एक जलीलुल कद्र हस्ती की भी आज हम बात करेंगे। आपका नाम सैयद अली बिन उस्मान
हजवेरी है। अबुल हसन आपकी कुनियत और लक़ब दाता गंज बख्श है। आप सैयद हैं और आपका सिलसिला नसब हज़रत अली से मिलता है। आप अफ़गानिस्तान के मशहूर शहर गज़नी में पैदा हुए। आपका घर इल्म और फ़ज़ल और रूहानियत का गहवारा था, जो अपने इल्म की वजह से अक़ीदत की निगाह से देखा भी जाता था। तो आपकी शख्सियत और तालीमात का इतना असर था कि बहुत से लोगों ने, एक अनगिनत अमाउंट ऑफ लोगों ने आपको देख के इस्लाम में दाखिल होने का फ़ैसला लिया। आपने काफ़ी चीज़ें लिखी भी, आपका ज़िक्र भी बहुत सी जगहों पे होता है। आपका मज़ार मुबारक लाहौर में है, जहाँ इस्लामी महीने सफ़र की 18, 19 और 20 को आपका उर्स मनाया जाता है। तो इतनी सदियाँ गुज़र गई, आज भी लाखों की तादाद में लोग आते हैं आपके उर्स को मनाने के लिए। तो आज हम इससे रिलेटेड भी बात करेंगे व्यूअर्स, क्योंकि आपने अभी बात की कि हम दुनिया में ही अपना एक नाम बना सकते हैं पॉजिटिवली। तो पॉजिटिव नाम दाता साहब को देखें, दाता की नगरी को देखें। एट द एंड ऑफ द डे दाता साहब की क्यों इतनी बात की जाती है? क्योंकि आप एक बहुत ही बेलौस इंसानों को प्यार देने वाली पर्सनैलिटी थी। अभी उनकी बात करें तो ईदी साहब, बेसाख्ता जहन, मतलब कहते हैं बेसाख्ता ईदी साहब का नाम ज़बान पे आ गया। मदर टेरेसा, देखिए इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी डेडिकेट कर दी इंसानियत को, पॉजिटिविटी को। और दाता साहब तो एक सेंट का लेवल रखते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। एंड देन व्यूअर्स, आज ऑफ कोर्स बात करना चाहूँगी मैं यौम इस्तेसाल की। 5 अगस्त यानी कि कल 2019 से मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी जारी है, उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि कश्मीरी आवाम जो है उनको दवा, खाने पीने की चीज़ें, इंटरनेट जैसी बड़ी बुनियादी लेवल की जो सलाहियतें हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उनसे उनको महरूम रखा जा रहा है। इस मुश्किल वक्त में हम अपने कश्मीरी भाई बहनों के साथ, उनके साथ खड़े हैं, उनके लिए दुआएं भी कर रहे हैं, उनकी तकलीफ़ को महसूस भी करते हैं, और बुनियादी हकूक़ और उनकी आज़ादी के लिए हम भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे व्यूअर्स कि आप भी आवाज़ उठाएं, हर फोरम पे आवाज़ उठाएं, ताकि हम भी अपना किरदार एज़ पॉजिटिव ह्यूमन बींग्स अदा करें और आलमी फ़लाही इदारों और अक़वाम मुत्तहिदा को सिर्फ बयानात देने के बजाय अब मेरे ख़्याल से, और आपको भी ये इस बात का आई थिंक अग्री करेंगे, कि प्रॉपर प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि कश्मीरी आवाम को उनका हक़ भी मिले और इंसाफ भी मिले। तो इस नोट पे व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद किचन में मुलाकात होगी, आज दाता साहब से रिलेटेड भी बात करेंगे, एंड ऑफ कोर्स अचीवर से भी मुलाकात होगी, और कल इंशाल्लाह व्यूअर्स हम डिटेल में यौम इस्तेसाल पे रिलेटेड भी बातचीत करेंगे। तो अभी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। दाता साहब की जहां बात कर रहे हैं, वहां पे फिर हमने सोचा कि कुछ किचन में आज न्याज का ही एहतमाम कर लेते हैं, ताकि हम एक थीम को आगे लेके चलें। बड़ी अच्छी लग रही हैं आप माशाल्लाह, आज लुकिंग ब्यूटीफुल। अच्छा जी, शेफ़ अनम, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अच्छा जी, यहाँ पे बेसिकली क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन हलीम। अब आप उसको बीफ या मटन आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से कर सकते हैं। इधर मैंने थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए जो है वो प्याज़ों को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करने के बाद मैंने उसकी पेस्ट बनाकर इसको घी में अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया था, जितना कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन से थोड़ा ज़्यादा हो जाए। जब ये हो जाएगा बिल्कुल डन, तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये जिंजर गार्लिक। यहाँ पे क्या करना है? इसके अंदर आप डालेंगी सबसे पहले ये 2 मसाले। ये मसाले हैं जी, ये मसाले हैं बेसिकली। नहीं, ये बेसिकली हलीम के मसाले हैं। अच्छा ठीक है, ये इसमें जाएंगे। और दालें भी इसी में? हाँ जी, और दालें भी इसी में जाएंगी। अच्छा, और दालें जो है ना व्यूअर्स, ये मैं आपको ज़रूर बता दूं कि ये जो दालें हैं ये आप इनको हमेशा
क्रश करके करती हैं, ज़रा ये भी बता दो कि ये अच्छा, क्या क्रश करके मैं इसलिए करती हूँ कि इससे मेरा थोड़ा सा ये देखें। टाइम सेव हो जाता है। आप घर में अगर आपके पास टाइम है तो आप वही रिपीट करें, मतलब सारी दालों को इकट्ठे पकाएं, उसके बाद उसको ब्लेंड करें, फिर दलिए को करें, फिर राइस को करें, तो थोड़ा सा इधर के लिए थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ कि दालें और चावल और दलिए को लेकर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। जब उसमें से थोड़ी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है तो मैं उसको क्या करती हूँ, थोड़ा रखती हूँ, थोड़ा ठंडा करती हूँ और उसके बाद अच्छी तरीके से, क्योंकि मेरे पास एक मशीन है जिसमें ये इतना फाइन हो जाता है बिल्कुल आटे की फॉर्म में, उस मशीन में मैं इसको करती हूँ। और करने के बाद अगर ये थोड़ा चंकी भी रह जाएगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे हमने इसको जो है वो हल्का सा वो करना ही है, मतलब कि बीटर से हम इसको बीट करेंगे तो उसमें जो है वो मार्जिन निकल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा जी, इस तरफ जो है जब तक आप ये कर रही हैं तो मैं यहाँ पे ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है ये डालकर अच्छी तरीके से इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे ताकि जो है इसका कच्चापन वो खत्म हो अच्छा, जाए। आपने 2 किस्म के मेरे से इसके अंदर मसाले डलवाए हैं, और इसके अंदर कोई तीसरी चीज़ भी जाननी है कि नहीं, बस मैंने नमक मिर्च और क्या कहते हैं लाल मिर्च, धनिया, सूखा धनिया और हल्दी इसमें पहले से ही डाल दी थी जब मैंने पानी रखा था बॉईल करने के लिए, ताकि पानी में अच्छा सा जो है फ्लेवर आ जाए। तो मीनवाइल जो है यहाँ पे हमारा प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट भी जो फ्राई हो रहा है, जैसे ही ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ये मसाले, जिसके अंदर हमने ऐड ऑन किया हुआ है कुटी हुई लाल मिर्च है, सूखा धनिया का पाउडर है, हल्दी है, नमक है और लाल मिर्च पाउडर है। ये जैसे ही थोड़ा सा पक जाएगा तो हम इसके अंदर ठीक है। अब ये देखें ना, यहाँ पे ये दालों का जो हमने मिक्स है वो इसको थोड़ा सा इसके जैसे जो लम्प्स वगैरह बन भी रहे हैं उनको हम, द पॉइंट इज़ उसको कुक कर दें, उसकी कंसिस्टेंसी को ठीक कर दें, जो मेरे ख्याल से हमारी ये हो ही गई है, राइट जी। अब और अब ये जो है अब ये पकता रहेगा और ये जैसे जैसे पकता रहेगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इसके अंदर जो थोड़े से लम्स हैं वो भी जो है वो इसमें मिक्स हो जाएंगे। बट आप बेशक चाहें तो जब आप इस तरह से पाउडर ऐड करें तो थोड़े से पानी में पाउडर को अच्छी तरीके से ऐड कर लें, उसको लिक्विड फॉर्म में आप उस तरह भी डाल सकते हो, तो ये जो आपका काम है ये भी बच जाएगा। अब ये हमारा यहाँ पे कुक हो रहा है, यहाँ पे हमने ये इसको मसाले डालकर आप इसको थोड़ा सा कुक कर लें। आप तब तक ना हमें इंग्रेडिएंट्स बता दें जी, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ चले जाएं। जी बिल्कुल। ये भुन जाएगा तो इसके बाद मैंने और ये इसमें साथ ही आप इसके अंदर एक कोरमा मसाला भी डाल दें ताकि वो भी थोड़ा सा भुन जाए। ठीक है। अच्छा जी, चिकन हलीम के लिए हमें ज़रूरत होगी बोनलेस चिकन तकरीबन 3 पाव के करीब, प्याज का पेस्ट 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चों का पेस्ट ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल लें, स्किप करना चाहे तो स्किप कर लें, 2 खाने के चम्मच टमाटर बड़े साइज़ के 3 अदद, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी सुर्ख मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, कोरमा मसाला 1 पैकेट, घी इसमें तकरीबन 1 कप के करीब जाएगा। दालों के लिए मूंग की दाल आधा कप, मसूर की दाल आधा कप, माश की दाल आधा कप, चने की दाल आधा कप 1 कप, चावल इसमें आधा कप जाएंगे, दलिया 2 कप, हलीम मिक्स इसके अंदर 1 पैकेट हम ऐड करेंगे, तड़के के लिए घी 2 कप, तली हुई प्याज हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, सुर्ख फूड कलर जो है इसमें हस्बे ज़रूरत, और गार्निश के लिए ऑन साइड हम इसके लिए सर्व करेंगे ग्रीन चिलीज़, लेमन और जिंजर। बहुत ही आसान रेसिपी है, बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले घी ले लेना है 1 कप। अभी हम बात कर रहे हैं कोरमे की, अभी हम दूसरे हलीम वाली साइड पे नहीं गए। अभी सबसे पहले इसका कोरमा प्रिपेयर करेंगे। कोरमा प्रिपेयर करने के लिए आपको घी ऐड ऑन करना है और ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से आपने उसमें प्याज डालकर इतना फ्राई करना है कि वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये कहाँ पे जाना है? ये तड़के में जाएगा। ये तड़के में जाएगा। जी, ये सारी चीज़ें इसलिए मैंने अलग ही रखी हुई थी। अच्छा जी, उसके बाद आपका प्याज फ्राई हो जाएगा, उसमें लहसुन अदरक पेस्ट डाल के उसको थोड़ा सा पकाएंगे। जब वो हो जाएगा मसाले ऐड कर देंगे। मसाले जैसे ही अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे तो फिर अब हम इसके अंदर चिकन अपना डाल देंगे। अब यहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी है, चिकन मटन बीफ आप अपने हिसाब से अप एंड डाउन कर सकते हैं। आप ये डालें और फिर वो कुकिंग टाइम उस हिसाब से जो है आपका सिर्फ जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही आपका चिकन अच्छी तरीके से मसालों में भुन जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट। जैसे ही टमाटर का पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा तो तकरीबन हम 1 से 2 कप इसके अंदर दही डाल देंगे। दही डालने का रीज़न ये है कि इससे बहुत अच्छा सा जो है वो खटास आपकी हलीम में आ जाता है। ये डालकर अब आपने चिकन को इतनी अच्छी तरीके से पका लेना है, इतना सॉफ्ट कर लेना है कि जब आप उसको हाथ लगाएं तो चिकन के रेशे हो रहे हो। जब ये हो जाए अच्छी तरीके से आपने डन कर लेना, आपका कोरमा रेडी है। उसके बाद दूसरी साइड पे आपने तकरीबन 10 से 12 इसमें टमाटर जी डाल दें।
10 से 12 कप आपने इसके अंदर ऐड करना है पानी का। और इसी तरीके से दालों को अगर आपके पास घर में टाइम है तो आप उनको प्रेशर या देचके में चढ़ा दें ताकि आराम से जो है वो पकती रहें। उसके अंदर आपने नमक, लाल मिर्च ज़रूर डालनी है ताकि उसके अंदर जो है वो फ्लेवर आ जाए। जैसे ही आपकी दालें हो जाएंगी, नहीं तो आप दालों का पाउडर भी बना सकते हैं, पानी में ऐड कर दें। ऐड करने के बाद नमक, लाल मिर्च पाउडर, सुर्ख मिर्च और साथ में हल्दी डालकर अच्छी तरीके से उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक पकाते रहेंगे जब तक जो है आपकी हलीम थिक नहीं होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही थिक होना शुरू हो जाएगी तो हमारा जो कोरमा रेडी हुआ वो उसमें डाल देंगे। डालकर अच्छी तरीके से पकाएंगे, क्योंकि हलीम बेसिकली थोड़ा स्लो कुकिंग होती है, तो स्लो कुकिंग के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही आपकी हलीम थिकर साइड पर जाएगी, आपने अपनी जो हैंड बीटर होता है उससे अच्छी तरीके से आपने अपनी हलीम को बीट कर लेना है ताकि वो बिल्कुल उसके रेशे जो हैं वो अलग अलग हो जाएं और सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो जाएं। उसके बाद तड़के के लिए हम इसके लिए ऐड करेंगे 2 कप के करीब घी जाएगा इसके अंदर, और साथ में पहले प्याज फ्राई कर लेंगे। थोड़े से प्याज हम तड़के में ऐड करेंगे, थोड़ा सा अदरक और ज़ीरा, काली मिर्चें और लौंग डालकर हम इसका तड़का रेडी करेंगे। ऑन साइड हम उसको सर्व करेंगे फ्राइड प्याज के साथ, चाट मसाला, ग्रीन चिलीज़, लेमन और जिंजर के साथ। तो आपकी चिकन हलीम जो है वो रेडी हो जाएगी। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं व्यूअर्स, यही बातें सुनते सुनते करते करते हमारा ये मसाला भी ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखें टमाटर जो है वो उसने ऑलमोस्ट जो है वो अलहदा हो गया ऑयल अब से। बेशक हम इसके अंदर थोड़ी सी दही जो है वो भी ऐड करते थे ताकि एक ही दफ़ा में अच्छी तरीके से जो है हमारा ये कोरमा तैयार हो जाए। और ये इसी में ही मैंने चिकन के इसलिए बहुत छोटे छोटे पीसेस किए थे ताकि जल्द अज जल्द हमारा चिकन जो है वो कुक हो जाए। अब यही बात है, क्योंकि ये चिकन है तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा इसको लगेगा फिर भी हलीम को पकने में। यही अगर आप मटन या बीफ में कन्वर्ट कर देंगे तो वही टाइम जो है तकरीबन 3 घंटे के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप प्रेशर नहीं लगा रहे। में आप कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि प्रेशर में वो वाली खाने की लुक एंड फील नहीं आती है जो नॉर्मली आती है। अब यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम हलीम भी कम्प्लीटली तैयार होगी, क्योंकि देखिए अभी भी हमारे पास 1 घंटा 20 मिनट है विद इन 1 आवर। क्यों? क्योंकि हमने ये जो दालों का भी देखें, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक लुक दिखा दूँ जी कि आपकी थिक होने स्टार्ट हो गई है, थिक होनी शुरू हो गई है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उसको इतना छोटा छोटा ग्राइंड किया, दाल तो पक गई है, अब हमने सिर्फ उसको उसकी थिकनेस की तरफ लेके जाना है। तो ये दाल आपकी रेडी हो रही है, साथ साथ मिक्स करते रहिएगा ताकि साइडों पे ना लगे। बिल्कुल वहाँ पे आपका तैयार हो रहा है कोरमा, ये कंबाइन होगा एंड तड़का लगेगा। सो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज हम बात करेंगे दाता साहब की, दाता की नगरी की, ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाह इस्म अल्लाह दा एवी पारा हो नाल शफात सरवरे छुट सी आलम सारा हो हदों बेहद
दरूद नबी नू जिस दा एड पसारा हो मैं कुर्बान तिन्हा थी बाहू जिन्हा मिले नबी सुहारा हो सुन फरियाद पीरां दिया पीरा मेरी अर्ज सुनी कन तर के बेड़ा अड़िया मेरा बिच खपरां दे जिथे मचने वेंदे डर के गौसे जिलानी महबूब सुभानी मेरी खबर ले चट कर के जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हमारे साथ हैं आज, बहुत ही खूबसूरत नात ख्वां भी, एक बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी भी, मेरे बहुत प्यारे भाई जिनके साथ अब माशाल्लाह 15 साल का साथ हो गया है। आज हम हिसाब लगा रहे थे टाइम लाइन का, वक्त गुज़रते पता ही नहीं चलता। हमारे साथ हाफिज़ वसीम अब्बास हैं, इंटरनेशनली एंड नेशनली नोन नात ख्वां। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। के साथ हमें ज्वाइन किया है एक और बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी ने, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, ख़तीब हैं, दाता दरबार मस्जिद के अल्लामा मुफ्ती मुख्तार अहमद नदीम। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। एंड देन हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई, बहुत ही सीनियर पर्सनालिटी, हमारे प्रोग्राम का रेगुलरली हिस्सा रहते हैं। आज हमने स्पेशली इनको इनवाइट किया है एज सेक्रेटरी औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर्स, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, बट ऑफ कोर्स अ रिनाउंड फिलोसोफर एंड अ रिलीजियस स्कॉलर, डॉक्टर एहसान भुट्टा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप। भैया आज हमने बात करनी है उस पर्सनालिटी की, ज़ात की जिनका असल नाम सैयद अहमद बिन उस्मान हजवेरी है। अली हजवेरी, सॉरी, अली बिन उस्मान, सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी है। बिल्कुल सही अल्लामा साहब, थैंक यू फॉर द करेक्शन। अब्बुल हसन आपकी कुनियत, लक़ब दाता गंज बख्श। लाहौर को दाता की नगरी भी कहा जाता है। जब भी हमने आपके मज़ार पे जाना हो तो लोग कहते हैं चले दाता साहब चलते हैं, ऐसे कि जैसे इंसान अपने घर से भी ज़्यादा करीब जगह पे जा रहा है। तो सबसे पहले दाता दरबार को समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि दाता साहब कौन थे। जी बहुत शुक्रिया, मैं पीटीवी का और आपके प्रोग्राम का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा बुलाते हैं। और आज जिस वजह के लिए आपने बुलाया है, आज तो दाता साहब जो हमारे हैं अली हजवेरी साहब,
इनका उर्स चल रहा है और आज उनका तीसरा दिन है। 18, 19 और 20 सफ़र को इनका उर्स होता है। तो जी जिस तरह आपने बात की ना, देखें दाता साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान, पंजाब या लाहौर, इस पे जो बरकत है दाता साहब की वजह से है। लाहौर में जब और इसीलिए दाता की नगरी भी ये वजह है। लेकिन दाता साहब यहाँ पे तो नहीं पैदा हुए थे, गजनी में पैदा हुए थे, तो उसका भी रीजन आप हाँ। बताइएगा कि फिर ये दाता की नगरी क्यों बनी और गजनी क्यों नहीं बनी? जी। तो जब ये यहाँ पे आए 1000 से 1072 तक उनका ये अरसा है, जब वो सुल्तान गजनी में भी, उस पर महमूद गजनवी ने भी जो 17 हमले किए थे सोमनाथ के, आप सारे जानते हैं। अच्छा, जो लाहौर एक ऐसी जगह थी, जब यहाँ पे वो आए ना, यहाँ पे कोई इस्लाम नहीं था, शिरक का दौर दौरा था, तो उन्होंने एक ऐसी जगह चुन ली, ये लाहौर। और आप देखें उन्होंने 3 काम किए, मैं समझता हूँ। पहला काम उनका मुंह से, ज़ुबान से उन्होंने इस्लाम की तलीमात सारी को फैलाई, उनको बताया कि इस्लाम कौन क्या मज़हब है, रवादारी, मोहब्बत, बर्दाश्त का और आपको इज़्ज़त देने का। दूसरा काम उनका कलम, ये ऐसी चीज़ है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ये कशफुल मजूब जो उनकी सबसे बड़ी किताब है पर्शियन में, इसमें मैंने जो है ना आयत कुरान पाक और हदीस की रोशनी में जो ना तसव्वुफ़ के ऊपर बात की है और सारी दुनिया को बताया है कि तसव्वुफ़ क्या चीज़ है। तो ये कलम के ज़रिए जो इन्होंने जिहाद किया, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो का शायद माना जाता है। बिल्कुल। और जी लामा साहब, अगर हम बात करें दाता साहब की, तो देखें मजहबी एलिमेंट अपनी जगह, लेकिन आप फिलोसोफर भी थे, आपका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफिकल एलिमेंट भी था। तो अलामा साहब, अगर आप हमें दाता साहब की हिस्ट्री से थोड़ी सी आगाही दें, उनकी ज़िंदगी का थोड़ा पस मंज़र हमारे सामने बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदी फ़ैज़ आलम दाता गंजबख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत 400 हिजरी के करीब गज़नी का एक महल्ला था हुजवेर, वहाँ आपकी विलादत हुई और आपके नाम के साथ अल जल्लाबी भी लगता है। अच्छा। तो एक महल्ले में विलादत हुई, उसके बाद दूसरे महल्ले में जल्लाब एक महल्ला था, वहाँ आपकी परवरिश हुई और फिर उसके बाद आप 429 हिजरी में लाहौर तशरीफ़ लाए। लाहौर तशरीफ़ लाने से पहले आपकी तालीमी जो सरगर्मियाँ थी, इब्तिदाई तालीम आपने गज़नी में हासिल की, फिर चूँकि सल्तनत इस्लामिया बड़ी वसी थी तो आप तमाम उन जगहों पे तशरीफ़ ले गए, उन मशाइख के पास गए जहाँ इल्म के सरचश्मे थे, हर चश्मे से आपने इल्मी प्यास बुझाई और फिर अपने शेख़ मुकर्रम शेख़ अबुल हसन अल खुत्तली रहमतुल्लाह ताला अलैह, अबुल फ़ज़ल भी उनको कहते हैं, अबुल फ़ज़ल अल खुत्तली रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके बैत हुए और उनके साथ तरबियत के मराहिल। ये एक बड़ी अहम बात है कि तालीम के साथ तरबियत ज़रूरी होती है। अगर तालीम सिर्फ़ हो तो आप फरमाते हैं वो ऐसे ही है जैसे गधे का कोलू का गधा जो है वो सारा दिन चक्कर तो लगाता रहता है, लेकिन बिल आखिर रात को उसकी आंखों से जब पट्टी उतारी जाती है तो वो वहीं खड़ा होता है। तो आप फरमाते हैं कि तालीम अमल के बग़ैर कुछ नहीं है। और इसी तरह आपने फिर अमली ज़िंदगी तरबियत के बाद शुरू की है अपने शेख के हुक्म से। लेकिन अलामा साहब देखिए, तरबियत का सिलसिला कोई ना कोई तो शुरू करता है, कोई ना कोई तो शुरू करता है। तो आपके शुरू के जो तरबियत के मराहिल थे उनके ऊपर किसने, कहना तो निगरानी ही चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों की तरबियत की निगरानी की जाती है। जी, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र तक। बेशक गोया बंदा मोमिन हमेशा मुतअल्लिम ही है, हमेशा वो तालिब इल्म ही रहता है और उसे रहना चाहिए। तो आपकी वालिदा, आपके वालिद गिरामी और घराना आपका मजहबी, इसी तरह रूहानियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, घर में तालीम व तरबियत हुई। और फिर जब शेख गिरामी के पास गए, जब आपने सफ़र का मामला शुरू किया तो घर पे क्या मामलात थे? घर वालों ने सपोर्ट किया या जी घर वालों ने, वाली बात कम लोगों को पता होती है, इसलिए जानना चाह रही थी। घर वालों ने आपको सपोर्ट किया और इजाज़त दी। और वो दौर जो था तालीम का, वो जगह जगह से घाट घाट से पानी पीने वाला दौर था। बिल्कुल, तालीम हासिल करने का एक शौक़ और जज्बा था वालिदैन में भी, और औलाद में वालिदैन वो जज्बा पैदा करते थे। तो आप फिर, और भैया जो रिसीव करने वाले भी होते थे ना, वो भी बड़े भले लोग होते थे। हाँ जी, वो वक्त थे कि कोई भी आपके दरवाजे पे आ जाता था
तो चाहे वो दुश्मन भी होता था, उसको पानी बिठा के 2 लम्हे बंदा इज़्ज़त तमीज़ से बात कर लेता था। आजकल तो दरवाजे पे कोई फरियादी पानी मांगने के लिए आता है, घर में आपकी टैंकियाँ लगी होती हैं, आप पानी का गिलास नहीं देते। तो ये वक्त भी अच्छे थे जी। इस्लाम की यही अखलाकियात तो हमें फ़ातह की हैसियत से पेश करती हैं। इस्लाम ने लोगों के दिलों को फ़तह किया है। और सैयदी फ़ैज़ आलम जब 429 हिजरी में लाहौर तशरीफ़ लाए हैं तो लाहौर यहाँ खाल खाल चंद मुसलमान थे और ये कुफर और शिर्क का गढ़ था। लेकिन आपने अपने पास आने वालों से उनका मज़हब और मसलक नहीं पूछा, जो भी आया है उसको आपने उसकी खिदमत की है और तालीम और तरबियत के ज़रिए से, अपने अच्छे अखलाक के ज़रिए से उसके दिल को फ़तह किया है। और मैं बर्र सग़ीर के हवाले से या शरह सदर के साथ कह सकता हूँ कि बर्र सग़ीर में जो इस्लाम फैला है वो तलवार से नहीं, किरदार से फैला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही। यहाँ पे व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दाता दरबार पे भी ये बात एक नोन बात है। अगर आप लाहौर किसी गिरदो नवा, इवन कराची से जब लोग आते हैं, आज हमें पिछले दिनों कुछ गेस्ट आए हुए थे, सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमने दाता साहब जाना है। और सबको ये पता होता है कि वहाँ पे लंगर का सिर्फ इन दिनों में नहीं, 24 घंटे किसी वक्त आप व्यूअर्स वहाँ पे चले जाएं, खाना पीना सोने के लिए छत आपको मिल जाती है। बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं व्यूअर्स जो घरों से जब बेघर हुई अपने बच्चों के साथ, मियों ने धक्के मार के निकाल दिया तो दाता साहब पे उनको सहारा मिला। मेरी अपनी एक दोस्त है जो अच्छे खासे फैमिली से उठ के, उसको समझ नहीं आई कि वो कहाँ गए, वो दाता साहब चली गई। सो बात यह कि व्यूअर्स वहाँ पे आजकल स्पेशली क्या इंतज़ामात हो रहे हैं, और ऑफ कोर्स अलामा साहब, ऑफ कोर्स ये तो उनका घर है, तो वहाँ पे क्या चीज़ें और मामला चल रही, इससे रिलेटेड हम गाइडेंस लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं दाता गंज बख्श की, और बेसिकली सफ़र की 18, 19 और 20 तारीख को आपका उर्स मनाया जाता है। आज सफ़र की 20 तारीख है और हमारे साथ हैं हाफिज़ वसीम अब्बास, जैसे कि आप जानते हैं हाफिज़ साहब पंजाब असम्बली के ऑफिशियल नात ख्वां भी हैं। दैन हमारे साथ अलामा मुफ्ती मुख्तार अहमद नदीम हैं जो ख़तीब हैं दाता दरबार मस्जिद के एंड इस्लामिक स्कॉलर हैं, एंड डॉक्टर एहसान भुट्टा साहब जो सेक्रेटरी औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेशली आज हमारे साथ हैं। असल में हम डॉक्टर साहब आपसे भी और रहमान साहब से ये जानना चाहेंगे कि आज ये जो 2-3 दिन होते हैं, जो 3 दिन होते हैं, इनमें क्या मामलात होते हैं वहाँ पे, क्योंकि लोग पूरी दुनिया से आते हैं ऐसे अटेंड करने के लिए उर्स, तो कुछ उसके बारे में बताएंगे। ये देखें जिस तरह उर्स है वो तो चले आपने बता दिया 18, 19 और 20 सफ़र को, लेकिन इसके 3 जो रवायात हैं ना वो बहुत कंपलसरी हैं जो पहले किसी जगह नहीं होती। पहली चीज़ लंगर, इसका लंगर दाता साहब का लंगर तो पूरा साल चलता है, लेकिन ये लंगर जो है ना ये सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। और अभी मैं रात को वहाँ से ना दुआ करने के बाद 2 बजे वहाँ से आया वापस, तो लाइनें लगी हुई थी, कम से कम हज़ारों नहीं तो लाखों लोग 3 दिन में आते हैं। जो पिछले साल का एस्टीमेट है 12 लाख लोगों ने 3 दिन में इधर का विजिट किया है। तो इतना जब लोग होता है ना तो ये इनकी धरती है, दिल चूँकि बड़ा है तो सारे जहाँ आएँ भूखे ना कोई जाए। नंबर 1 लंगर चलता है। नंबर 2 जो है दूध की सबील, दूध की सबील सबसे बड़ी सबील मैडम यहाँ पे जो पंजाब या पाकिस्तान की वो यहाँ पर होती है, और वॉलंटरी आके लेते हैं और खालिश दूध, और वो कहते हैं हमारे गुनाह बख्श जाते होंगे, उनका एक है, लेकिन हाँ धुल जाते हैं। लेकिन देखें बड़ा बात है, पिंडी से, अटक से, रहीम यार खान से सारे दूध के यहाँ पे लेके आते हैं, और सबसे बड़ी सबील 3 दिन के लिए लगाई जाती है। और जो ज़ायरीन हैं जो आते हैं लोग वहाँ पे ठंडा और मज़ेदार दूध वो पीते हैं। और तीसरी जो इसकी तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये 3 दिनों की है वो समा कवाली जिसे कहते हैं। समा का एक, चूँकि ये हमारे दाता साहब जरे सूफिया कराम हैं, चाहे बुल्ले शाह साहब हों या बाकी भी हैं, उनमें समा का एक बहुत बड़ा रवायत है। तो हमारा ना इस बार थोड़ी सा हमारा डिफरेंस ये था कि आप शायद जानते हैं, आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उसकी वजह से जो हमारा समा हॉल और ये चीज़ें थी वो गिरा दी गई थी, अब नई बननी शुरू हुई हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया है एक्सपेंशन ऑफ
दाता दरबार श्राइन का, जो चीफ मिनिस्टर साहबा। उसमें क्या होने जा रहा है, कुछ थोड़ा सा गाइडेंस मैं देंगे बता हमें? देता हूँ मैडम, इसके 2 पार्ट्स हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब जो सागडार साहब हैं और जो चीफ मिनिस्टर साहबा हमारी हैं मरियम साहबा, इन्होंने हमें गाइड किया। पिछले साल इन्होंने अप्रूवल दिया कि दाता दरबार को ना शान शान उनके मुताबिक खुला करना चाहिए। तो जो बाहर और अंदर के 2 तरह के काम हैं मैडम। जो बाहर वाला काम था, आपने परिंदा मार्केट सुनी होगी, सामने अपोजिट रोड पे थी, वो LDA ने ख़त्म करके ना वहाँ पूरी 300 गाड़ियों की पार्किंग बना दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 30 वॉशरूम का बनाना, मेल फीमेल और डिसेबल के लिए भी, तो वो उन्होंने बना लिया है। और वो जो पार्किंग से आप फ़र्ज़ करें वो आप यादगार से आ रहे हैं, पुल से या बाची मस्जिद से आ रहे हैं, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें, वहीं पे पेडिस्ट्रियन अंडरपास बना दिया जो सीधा दाता साहब के अंदर आएगा, यानी कि आपको सड़क पार करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा ये है, ये LDA और टीपा कर रहा है। इसके अलावा जो डबल रोड जाती थी करबले गामा शाह से, राइट साइड वाली जो है वो तो रोड चलती जाएगी, लेकिन जो लेफ़्ट साइड है उसे पैदल रोड बना दिया गया है। और वो जो उनका फसाड को जो है बड़ा अपलिफ्ट किया गया दुकानों असल को। में होता पता जी, है जी। क्या है ना व्यूअर्स, अब आप कह रहे होंगे कि ये तो बड़ी टेक्निकल सी चीज़ें की जा रही हैं। बात ये है कि लोगों की एक्सेस को आसान करना, कोई भी ना हमारा वाक़या वहाँ पे ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो, क्योंकि होता ही है कि व्यूअर्स ट्रैफिक और लोगों को मैनेज करना ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लोग इबादत के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे होते हैं, ट्रैफिक का निज़ाम जो अक्रॉस जा रही होती है वो फंसना शुरू हो जाती है, पार्किंग के इश्यूज हो जाते हैं। तो इन बहुत सी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया बिल्कुल जाएगा। ऐसे ही जब है। ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी तो बाकी टेक्निकल चीज़ें तो इंटरनली तो वैसे ही ठीक हो बिल्कुल जाएगी। जी अलामा साहब, आप तो वहाँ पे ऑन ग्राउंड होते हैं। जी, ये तोसी का काम जो है हमारे सेक्रेटरी साहब बड़ी हिम्मत और मेहनत से कर रहे हैं, और ये मंसूबा मैं समझता हूँ कि वक्त से पहले पाया तकमील तक पहुँचेगा। इंशाल्लाह 3 साल का ये मंसूबा है, 1 साल गुज़र चुका है, दूसरा जारी है। और उसमें एक और बड़ा अहम काम, जैसे मदीनातुल मुनव्वरा में रोज़ा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में वो हाइड्रोलिक जो छतरियाँ हैं वो लगी हुई हैं। इसी तरह या 17 छतरियों का भी मंसूबा है, वो इंशाअल्लाह वो भी लगेगा ताकि लोगों के लिए आसानी हो, वहाँ वो आसानी से मौसम की सख्तियों से अपने आप को बचा सके। सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात के हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा। पहले भी बात हुई कि आपने लोगों के दिलों को फ़तह किया। आप पूछ रही हैं कि यहाँ इतने लोग क्यों आते हैं। मतलब आप देखिए पूरी दुनिया से आते हैं और बहुत बड़ी तादाद नॉन मुस्लिम की भी आती है। ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान आ रहे हैं, हिंदू आ रहा है, क्रिश्चियन आ रहा है, पारसी आ रहा है, यहूदी आ रहा है, हर कोई आ रहा है और किसी को रोका भी नहीं जाता। जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतराम के दायरे में रहते हुए हैं, कभी नहीं रोका जाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप हदीस कुदसी बयान फरमाते हैं। हदीस कुदसी से मुराद ये होती है कि फ़रमान तो अल्लाह का होता है, ज़ुबान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है। हदीस कुदसी ये है कि जब अल्लाह करीम फरमाता है, जब बंदा मेरे अहकामात पे अमल करते हुए मेरा कुर्ब पा लेता है, मुझसे मोहब्बत करता है, तो फिर मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। और फिर यही नहीं, अल्लाह करीम फरमाता है मैं अपने फ़रिश्तों को भी कहता हूँ कि तुम मेरे इस बंदे से मोहब्बत करो। और फिर फ़रिश्तों की जमातों की ड्यूटी लगती है, वो ज़मीन पे उतरते हैं और वो लोगों के दिलों में उस अल्लाह के बंदे की मोहब्बत डालते हैं। ये जो कशां कशां चहार अतराफ़ से पूरी दुनिया से लोग चले आ रहे हैं, उसका नतीजा यही है कि सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने रब को राज़ी किया है। लेकिन लाहौर को आपने अपनी फाइनल डेस्टिनेशन क्यों बनाया, इसके पीछे क्या लॉजिक थी? जो इस्लामिक आइडियालॉजी है प्रीचिंग के हवाले से, उसमें यह है कि इस्लाम लोगों को तैयार करता है, किसी एक मकाम पे भेजता है और फिर वहाँ उस एक शख्सियत की वजह से इस्लाम फैलता है। आप अंदाज़ा लगाएं, ये हमारे बर्रे सग़ीर में सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श लाहौर तशरीफ़ लाए हैं और फिर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा लाहौर आए, यहाँ भी कुछ देर क़याम किया, फिर अजमेर चले गए और अजमेर जाके वहाँ तो गढ़ था कुफर का, हुकूमत भी उन्हीं की थी, तो वहाँ जाके इस्लाम ऐसा फैलाया है कि आज वहाँ बिला इम्तियाज़ मज़हब और मसलक वहाँ सब लोग सैयदी ख्वाजा
मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा की बारगाह में हाज़िरी देते हैं। तो दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की तसनीफ़ के हवाले से आपने बात की। आपने ये 1019 साल पहले किताब लिखी है। 1019 साल और आज भी रेलेवेंट है। जी जी। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ जी। आज भी रेलेवेंट किताब है। 1019 साल पहले आप लाहौर तशरीफ़ लाए हैं और आपके साथ शेख सईद हुजवेरी थे, वो आपके साथी थे। उन्होंने कुछ सवालात किए थे, तो उन सवालात के जवाब में दाता साहब ख़ुद किताब के अंदर इस बात का तज़किरा भी फरमाते हैं। आपने ये किताब लिखी और ऐसी जामे किताब है तसव्वुफ़ के हवाले से, तसव्वुफ़ की जो जिसके हम कहते हैं ना प्राइमरी सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज में ये एक बुनियादी किताब है बिल्कुल। और बिलखुसूस फ़ारसी ज़ुबान में ये पहली किताब है जो तसव्वुफ़ पे इतनी जामे किताब लिखी गई है। और हमारे एक मरहूम डॉक्टर ज़हूर अहमद अज़हर, अरबी ज़ुबान से उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था और अरबी ज़ुबान के शोबा अरबी के इंचार्ज भी रहे, डीन ऑफ फैकल्टी भी रहे, दुनिया अरब भी उनको उस्ताद मानती थी। माशाअल्लाह। तो वो कश्फुल महजूब शरीफ के हवाले से एक बात करते होते थे, कहते थे कि जितनी फसाहत और बलागत, क्योंकि फसाहत और बलागत अरबी ज़ुबान से बढ़कर किसी ज़ुबान में नहीं है। ओके। तो आप ये कहते होते थे कि मैंने जब कश्फुल महजूब शरीफ को पढ़ा है तो इसकी फसाहत और बलागत जो है इसने मुझे हैरान किया है। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सोचा अरबी में है और उसको कन्वर्ट फ़ारसी में किया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हमने सेगमेंट को क्लोज़ भी करना है, तो क्लोज़ करने से पहले मैं आप दोनों से पैगाम लेना चाहूँगी। देखें, दाता की नगरी और दाता के गढ़ में तो आप लोग बैठे हुए हैं और माशाल्लाह आप लोग ब्लेस्ड हैं। हमारे व्यूअर्स को और मद्देनज़र ये भी याद रखिएगा क्योंकि ऑफ कोर्स अगस्त का महीना इंशाल्लाह 14 को हमारी बर्थडे है पाकिस्तान की। सो मैं चाहूँगी कि इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रख के दाता साहब की तालीमात और पाकिस्तान की सालगिरह के आते हुए आप दोनों का पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए। अलामा साहब आपसे स्टार्ट करेंगे, आपसे क्लोज करेंगे, एंड देन वसीम भाई। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। माशाअल्लाह। तो इस्लाम ने हमें यही पैगाम दिया है कि अपने वतन से मोहब्बत करें, जैसे आप अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से, दीगर रिश्तेदारों से मोहब्बत करते हैं। और फिर सबसे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना लाजिम है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। तुम में से कोई बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक अपने माँ बाप, औलाद और दुनिया के तमाम इंसानों से बढ़कर मुझ मोहम्मद से मोहब्बत ना करे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत तो गैर मशरूत है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें ये हुक्म दिया है कि अपने वतन से मोहब्बत करना तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। लिहाजा मैं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों को, खुसूसियत से नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने वतन से मोहब्बत का हुक्म दिया है, इसलिए ये वतन हमारी शनाख्त भी है, पहचान भी है। वतन है तो हम हैं, अगर वतन नहीं है तो हम भी बिखर जाएंगे। तो हमें अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए, वतन की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेना चाहिए। सैयदी फ़ैज़ आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात भी हमें यही पैगाम देती हैं। आपकी कश्फुल महजूब यही बताती है कि जो अल्लाह के अहकामात हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं उन पे अमल करो। और आपका इस्तिदलाल भी यही है, जिस चैप्टर को भी आप खोलेंगे सबसे पहले अल्लाह करीम जल्ला वाला के कलाम का तज़किरा है, यानी कुरान हकीम की आयत लाते हैं आप, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लाते हैं, फिर सहाबाए किराम के अक़वाल और उसके बाद फिर अपना तबसरा भी पेश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी डॉक्टर साहब। जी जी, जिस तरह आपने मौलाना साहब ने बताया बड़े खूबसूरत अंदाज में, लेकिन जो हमारे जो सूफिया कराम जो दाता साहब हैं, इनकी तालीमाती परहेज़गारी के साथ साथ जो था ना रवादारी, मोहब्बत है। जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुकूक अल्लाह का जवाब तो मैं आपसे बाद में लूँगा, हुकूक
जो आपके इंसानों के हकूक़ हैं उसका जवाब आपसे पहले लिया जाएगा। तो मेरा जो इस 14 अगस्त भी आ रहा है और ये सफ़र भी चल रहा है, इस वाले से ये पैगाम है कि हम अपनी जो पाकिस्तानी हैं, बहन भाई हैं, इर्द गिर्द जो आपके लोग रहते हैं, अजीज़ व अकारिब या बाकी लोग, इनको ना इज़्ज़त देंगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। रवादारी के साथ और बात सुनने का हौसला होना चाहिए। ये जिस तरह मौलाना साहब ने भी बताया कि इस्लाम बरसगीर में तलवार से नहीं पड़ा फैला, बल्कि किरदार से फैला था। यही वो किरदार की जो चीज़ है जो हमारी तरबियत सिखाती है, हमारा दीन सिखाता है, हमारा इस्लाम सिखाता है। और हमारे सूफिया कराम हज़रत दाता साहब जो हैं, उनकी तलीमात का ख़ुलासा भी ये है कि अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, मोहब्बत करें, उनको रवादारी करें, और मुश्किलात आती हैं तो उसको बर्दाश्त करके आगे बढ़ने की सोचें, सलूशन निकालें, ताकि हम अपने मुल्क को आगे से आगे लेके जाएं। अल्लाह ने बहुत करम किया। अभी आपने देखा हालिया ईरान और अमेरिका की जो जंग हुई है, किस तरीके से पाकिस्तान को अल्लाह ने एक इतना नेक मकाम दिया कि तमाम दुनिया की नज़रें उसके ऊपर थी। यही हम समझते हैं कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। जितना ये स्ट्रॉन्ग होगा, अवाम इसके पीछे होगी, बैकिंग पे होगी, इतना ही हमारा मुल्क जो है ये आगे से आगे तरक्की करता रहेगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। वसीम भाई, अब आपसे कलाम सुनते सुनते हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। वसीम भाई, क्योंकि हजूर फैज़ आलम का उर्स है तो उस हवाले से बड़ा कलाम। एक नूर का आलम है दाता तेरी नगरी में जलवों की छम है दाता एक नूर का आलम है। हर दुख का मदावा है इस शहर में आ जाना। हर दुख का मदावा है इस शहर में आ जाना। हर जख्म का मरहम है दाता तेरी नगरी में जलवों की छम है। होता है यहाँ आकर सर ऊंचा गरीबों का। होता है यहाँ आकर सर ऊंचा गरीबों का। और शाहों का सर खम है दाता तेरी नगरी में एक नूर का आलम है। इस शहर में जो आए इस शहर का हो जाए वो प्यार का मौसम है दाता तेरी नगरी में एक नूर का आलम है। तैबा के सिवा हमने देखी न कहीं सरवर। तैबा के सिवा हमने देखी न कहीं सरवर। जो रौनक पे हम है दाता तेरी
नगरी में एक नूर का आलम है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई बड़े ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट बच्चे हमारे साथ हैं, लेकिन टैलेंटेड के साथ साथ इनको भी मेरी तरह मस्तियों का बहुत शौक है। तो ब्रेक में तो एक इनसे बात हो गई है जो ऑनर करने वाली नहीं है, लेकिन जल्दी से किचन में देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। जी आज की हमारी रेसिपी थी चिकन हलीम, वो हो गई रेडी। उसके साथ उसके पूरे कंडिमेंट्स हैं, आप उसको एंजॉय करें और खाएं। और रोटियां मंगवानी है बस। अब क्या बात है आपकी, तो आप रोटियां भी मंगवा देना। नहीं, आप सोचिए इसके बारे में, मैं तब तक इधर शिफ्ट होती हूँ। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं 1 अगस्त ऑनवर्ड्स हम अपनी सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं, और जब हम सेलिब्रेशन की बात करते हैं, पाकिस्तान को सेलिब्रेट करने की बात करते हैं, तो पाकिस्तान के जो हीरोज़ हैं, एक तरह से अनसंग हीरोज़ भी, ये लोग अचीवमेंट्स करते हैं। हमारे जो यंग एथलीट्स हैं वो इतने एफर्ट्स करते हैं दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अनटिल इंटरनेशनल फोरम पे कोई बहुत बड़ा काम ना कर दे तब तक आपको पता है कि उस किस्म का इंसान हाईलाइट नहीं होता। सो हम कोशिश करते हैं कि एट मॉर्निंग एट होम ऑन द स्टेट चैनल हम आपको उन लोगों से मिलाए जो चुपके से बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ रेसलर्स हैं, परेशान ना होएं, दो बीच में बड़े बारीक, बल्कि बहुत ही बारीक से रेसलर हैं ये वो वाले रेसलर नहीं है जो पंजाब में पाए जाते हैं, इनको जर्मनी से आए हैं रेसलर। हमारे साथ हैं जी। सबसे पहले तो मुलाकात करेंगे गुलाम फरीद साहब से, जो कोच है पाकिस्तान रेसलिंग टीम के। ये भी बड़े बारीक से हैं, इनकी गाइडेंस से हमारे एथलीट्स ने ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बट उसमें मेडल्स भी लेके आए। तो हमारे साथ गुलाम फरीद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआएं। अब तो ठीक हो गए ना? ब्रेक में जो मैंने लास्ट आपसे बात की, वही एनर्जी आ गई आप में, जाग गए। अच्छा जी, अब हमारे साथ हो आपका तो नाम ही ऐसा है, ताहिर साहब जो बहुत शरीफ हैं, शरीफ ताहिर हमारे साथ हैं, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक। अम्मी अब्बा ने तो नाम शरीफ रख दिया, असल में शरीफ होके नहीं हो, सच्ची बताना। अम्मी अब देख रहे हैं पेरेंट्स इस वक्त, ये तो लोग गैस करेंगे ना। ये लोग गैस करेंगे या हम आपके बॉस से पूछेंगे, यानी कि कोच से। अच्छा, देन वी हैव विद अस द यंग मैन विद अ ब्यूटीफुल स्माइल। हमारे साथ हैं आकाश। आकाश ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल एट द वर्ल्ड नोमैड गेम्स इन 2024। अस्सलाम वालेकुम आकाश। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तो स्माइल ही बहुत प्यारी है माशाल्लाह। इस स्माइल को देख के बंदा नाराज नहीं हो सकता इस बच्चे से। अच्छा जी, शायद इसीलिए गुलाम फरीद हंस रहे हैं क्योंकि ये सोच रहे हैं कि इसी तरह दंदियाँ सारी निकाल देता है और फिर मैं इसको डांट नहीं सकता। यही होता है ना, पूरी की सारी दंदियाँ निकल आती होंगी। नहीं कि मुझे अपना हमजा याद आ गया ना, अपना बेटा, क्योंकि हमजा भी ना जब कोई पुठी हरकत करता है पूरी बत्तीसी में कहती है लोगों के 32 दांत होते हैं, तुम्हारे तो 320 दांत निकल आते हैं भाई। देन ऑफ कोर्स वी हैव विद अस अनदर टैलेंटेड यंग मैन, हसन अली हमारे साथ हैं। इन्होंने अंडर 17 में ही वन द सिल्वर मेडल एट द यूथ एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप इन 2026। गोल्ड मेडल जीता इन्होंने चिल्ड्रन एशियन गेम्स में 2024 में। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम। आपका तो नाम ही मेरे बेटे का है वाला है, मेरे बेटे का नाम भी सैयद हसन अली नकवी है और आप हसन अली हैं। चलें जी, सारे अपने घर के लोग बैठे हुए। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद आपकी अचीवमेंट्स पे। मुझे पता है कि इस वक्त स्पोर्ट्स हमारे मुल्क में उस स्केल पे नहीं रिकग्नाइज़ किया जाता जितना दूसरी जगहों पे किया जाता है, और इसी चीज़ को हम चेंज करना चाहते हैं। इसीलिए मॉर्निंग एट होम पे हम स्टेट चैनल पे भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं ताकि आप जैसे ब्रिलियंट लोग आएँ और कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर करें। तो सबसे पहले तो 14 अगस्त आने वाला है, तो इंडिपेंडेंस डे की एडवांस में आप लोग को मुबारक, क्योंकि हम तो फर्स्ट से ही मनाना शुरू कर देते हैं। मैं भी ग्रीन हो जाती हूँ, सेट भी ग्रीन हो जाता है। देखिए एक फ़र्क, अपनी सालगिरह की अगर एक्साइटमेंट होती है तो अपने मुल्क की, अपनी धरती माँ की सालगिरह पे किसको एक्साइटमेंट ना हो। सो सबसे पहले तो आप लोगों का रेसलिंग की तरफ रुझान कैसे हुआ? स्टार्टिंग विद यू, बॉस ऑफ ऑल द यंग पीपल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम आपका कि आपने बुलाया, इस तरह आप प्रमोट करते हैं और ये मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करने की कोशिश करते हैं और जो हमारे इंटरनेशनल स्टार्स हैं आप उनको दावत देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। दूसरा अगर आप बात करें मैम रेसलिंग की, स्पेशली इन पंजाब,
तो हमारे पंजाब के रेसलर्स ने बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की है। KPK, सिंध, बलोचिस्तान, तमाम सूबों से लोग आते हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन आप थोड़ी सी मैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ रेसलिंग का, जो पाकिस्तान का फ्लैग इंटरनेशनल लेवल्स पे किसी भी स्पोर्ट्स में सबसे पहले जिस बंदे ने राइज किया था उसका नाम था दीन मोहम्मद। 1956 में उसने एशियन गेम्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। तो आप सरप्राइज होंगी, तब नेशनल एंथम नहीं मिला था वहाँ 1956 में। तो जो फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम वहाँ लगा, क्योंकि जब गोल्ड मेडल होते हैं तो आपका नेशनल एंथम जो है वो होता है, तो वो वहाँ जाके उन्होंने नुमाइंदगी की। लोगों को पता चला 1956 में कोई मुल्क पाकिस्तान है जिसने इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीता। उसके बाद हमारी 4 स्पोर्ट्स हैं जिन्होंने भाई पता चलना एक बात है, और उस मुल्क में आपका नेशनल एंथम ऊंची आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में लोगों का सुनना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये ड्रीम है। देखें, करोड़ों की आबादी में से सैकड़ों लोगों में से चंद लोग जब इंटरनेशनल लेवल्स पे जाते हैं और पाकिस्तान का फ्लैग लिए, समझ लें इसी को पाकिस्तान, वो हमारी आन और शान फ्लैग है। तो आपकी ख्वाहिश ये है गुलाम फरीद साहब कि आप ये इन यंग बच्चों को उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचाएं जहां पे ये लोग जाके हमारे मुल्क का ना सिर्फ फ्लैग वहां पे लहराएं, हमारा नेशनल एंथम भी वहां पे सुनाएं। बिल्कुल सही, समझ आ गई। शरीफ बेटा जी अच्छा, खुद ही अपना नाम सुन के हंसता है, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे आप बताएं गुलाम फरीद, मैं क्या करी? मैंने सिर्फ कहा जी शरीफ बेटे, हंस पड़ा है कि नहीं? बस वालदा ने शरीफ रखा, ये है नहीं है वो, देखा ना, हो गई बात। बस ये इतनी बात थी, अब हम इसकी जान जोड़ सकते हैं। जी बेटा ताहिर साहब आप बताइए, हम इस तरफ आएंगे ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं रेसलिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी जी बताइए। मैं रेसलिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो वालिद साहब भी बहुत बड़े पाकिस्तान के रेसलर हैं और उन्होंने भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है इंटरनेशनल फोरम्स पर। भाई भी रेसलर है, तो फर्स्ट उनको देखते हुए रेसलिंग ज्वाइन की है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का फ्लैग बुलंद किया है वहाँ इंटरनेशनली। अच्छा, फैमिली में रेसलिंग ही थी या कबड्डी थी? रेसलिंग ही थी, क्योंकि बहुत से यंग लोग जो हैं वो कबड्डी से भी रेसलिंग की तरफ आए हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट यू बेटा, आपकी क्या स्टोरी है? आपका आकाश का कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ रेसलिंग में? और आपकी बॉडी टाइप से तो यही लगता है कि आप हमेशा से बहुत स्किनी या स्लिम बच्चे थे। तो जो यूजुअली जो बच्चे बहुत स्लिम होते हैं, ना तो उनका रुझान इस तरफ होता है, ना ही घर वाले इनकरेज करते हैं, बल्कि वो यही कहते हैं कि बेटे चोट लगा के आ जाओगे। तो आपका किस तरफ ऐसे रुझान होता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फर्स्ट हूँ जो अपनी फैमिली में जिसने स्पोर्ट्स में जो है यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा रुझान मेरे भाई की तरफ से हुआ है। वो बॉडी बिल्डिंग का उन्हें बहुत शौक़ था, तो मैं उनके साथ जाता था। तो जब उनके साथ जाना स्टार्ट किया, फिर वो उनका शौक़ रेसलिंग में आया। उन्होंने तो खुद की नहीं, पर मुझे इधर फंसा गए। फंसा गए नहीं था दिल करने का रेसलिंग? नहीं, तब नहीं था करता। अब तो 12 साल से लगे हुए हैं और लगे रहेंगे जब तक जाना है। लगे रहेंगे। तो स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल था, अब अल्हम्दुलिल्लाह दिल भी लग गया। घर वालों की क्या रिस्पॉन्स थी? बाय द वे, आपके घर वालों की क्या रिस्पॉन्स थी जब इस तरफ आना था? देखिए मैम, जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हुए ना मीडियोकर फैमिली से आते हैं, जितने भी लीड आप देखेंगे जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल्स पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है ना, वो मीडियोकर फैमिली से आते हैं। आई नो दैट, बट देखिए ना, कुछ खेल खेलने की इजाज़त मिलती है। क्रिकेट पे तो सब माँ बाप खुश होते हैं, हॉकी पे सब माँ बाप खुश होते हैं कि भाई नेशनल स्पोर्ट खेल रहे हैं। क्रिकेट का वैसे ही बहुत बोलबाला है, अब तो फुटबॉल की तरफ भी वो कह देते हैं। लेकिन जब रेसलिंग या कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट होता है तो उसमें घबराते हैं पेरेंट्स। हम जब छोटे छोटे खेलते थे आपस में, कभी माँ तो कभी बाप। माँ कहती है करने तो बाप कहता नहीं करने देना। देखिए लास्ट स्टार्ट जब मेरी स्टार्टिंग फेज थी, तो मेरी जो बड़ी बहन है वो मुझे पढ़ाती थी। 9th-10th में मैंने मैट्रिक में साइंस से मैट्रिक करनी थी, तो वो मुझे इस तरफ जाने नहीं देते थे। बड़ी मार पड़ती थी मुझे। मैं ट्रेनिंग करके खाड़े से घर जाता था तो वो घर में जाके पिटाई होती थी। बेचारे फरीद को इतनी मार रेसलिंग में नहीं पड़ी जितनी बड़ी बहन ने मार के मलीदा निकाला, राइट? इतनी कुत्ते जितनी बहन है। बट अब सब सेट। उसके बाद जब एजुकेशन इंस्टीट्यूट में गए हैं, जैसे डिफरेंट अदारे जो हैं वो फ्री स्कॉलरशिप आपको देते हैं। जैसे पंजाब कॉलेज ने स्पॉन्सर किया, आई.कॉम वहाँ से, बी.कॉम वहाँ से, एंड देन MBA वहाँ से किया। फिर मेरा देखें कि मैं उसके लिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लिए USA चला गया, कोलोराडो में 2 साल वहाँ रहा, फिर स्विट्ज़रलैंड चला गया। तो ये सारी रेसलिंग की बरक़ात हैं कि आप जब थोड़ा सा आप अपने आप को प्रमोट डेवलप करते हैं तो अपॉर्चुनिटी अल्लाह के ज़ात आपको देती है। बिल्कुल सही। आपका रिस्पॉन्स क्या था घर वालों का? मैंने आपको बताया फैमिली रेसलिंग की थी। भाई जरूरी तो नहीं है ना, क्या हो सकता है अम्मी कहे कि उन्हें भी तुसी इस काम में चलाओगे छड़ दो, ये भी होता है। मेरी मामा और पापा का आपस में क्लैश रहता था कि नहीं इसको पढ़ाना है,
और पापा कहते हैं इसको स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाना है। तो मैंने अभी यही तो कहा है। तो मामा फिर वो आपको पता है जाहिर सी बात है घर के मर्द की चलती है हर तरफ। एक्सक्यूज मी, नहीं मीडियोकर फैमिलीज में मैं बिलोंग कर रहा हूँ। वो उधर जब तो बात ज्यादा होती है- खवातीन का रोब है, नहीं, वो- ओके अब्बा जी ने ज्यादा ताड़े रोब रखा हुआ है, वरना रेसलिंग फैमिली से बिलोंग करते हुए यही है हमारी जो मामा है वो जरा। नहीं, बट पढ़ाई आपने साथ साथ हाँ जी, continue कर मैं रहे हो। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह BS ऑनर्स हूँ। तो बेटे अम्मी की भी रखी बात और अब्बू की भी रखी। बस ये रेसलिंग ऐसे की- बच्चे अब सबके घर में पैदा हो जाए जो अम्मा को भी खुश कर दे अब्बा को भी, तो क्या ही बात है। ऐसे मसला ही ये है कि कहीं एक ही टांका फिट होता है, ऐसे जहाँ ही अपना है। दिल चाहता है। वेल डन। आपके घर में क्या रिस्पॉन्स था, क्योंकि आपकी तो फैमिली में कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था, पर मेरे 4 बड़े भाई हैं तो काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने। तो उन्होंने ही संभाली सिचुएशन। हाँ, उन्होंने संभाली, उन्होंने मेरे तक बात आने नहीं दी। ये तो फायदा होता है छोटे होने का, बड़े वाले सारे टॉर्चर से गुजर के निकल जाते हैं। हसन अली, घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? जी मेरे वालिद और मेरे चाचू को शौक था रेसलिंग का, और मेरे चाचू पाकिस्तान टीम के कोच भी हैं। अच्छा, फिर तो इजी था। लेकिन अम्मी का क्या रिस्पॉन्स था फैमिली में, बाकी लोगों का? अम्मी का भी यही था कि कर लो। कर लो, बस तू बाहर जा, घर में ना पागल कर। ये वाला तो सीन नहीं था, क्योंकि मेरे साथ तो ये होता था कि कौन सी ये स्पोर्ट, हाँ जाओ बाहर खेलनी है ना, जाओ बाहर जाओ हर तरफ मम्मा कहती थी जा तू जा, तेरी मेहरबानी तू जा। अच्छा, अब आ जाते हैं कि अभी तक अपने करियर में बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है और आगे क्या करना चाहते हैं? जी सर। देखिए मैम, ये 2022 में मेरी एक स्कॉलरशिप थी IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, जिसमें मैं USA चला गया था, कोलोराडो। आई एम फर्स्ट पाकिस्तानी फ्रॉम रेसलिंग फैमिली की कोई रेसलर जो है वो इस तरह पढ़ लिख के बाहर गया। माशाल्लाह। तो 65 कंट्री ने पार्टिसिपेट वहाँ किया। जब मैं वहाँ गया तो इन द प्रेजेंस ऑफ के मैं यहाँ सर्वाइव नहीं करूँगा, बट अल्लाह की रहमत से वो मेहनत की थोड़ी सी, पाकिस्तान में रिसर्च की रेसलिंग बेस पे। फिर लुधियाना IOC जो हेडक्वार्टर है वहाँ उसकी प्रेजेंटेशन थी, फाइनल असेसमेंट थी। तो 65 कंट्री में से 5 बंदे विद ऑनर आए थे। ये चीज़ें रिकॉर्ड And में you are one of those. I'm one of them. माशाल्लाह। What about you? मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट तो रिसेंटली आपने अनाउंस कर दिया 2022 नहीं, की but देखो, CWG। जरूरी नहीं और है कि जो हमें बिगेस्ट अचीवमेंट लगती हो वो आपको भी लगती हो। अपनी ज़ात के लिए कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि जी जो मैंने पहला मैच खेला था वो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, और जब फाइनली मैंने कर लिया। नहीं, बेस्ट फिर आप ये ना कि अचीवमेंट, फिर बेस्ट मोमेंट के बेस्ट मोमेंट बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ तो वो ये है कि फर्स्टली हमारे ट्रायल बेसिस के ऊपर मैं सिलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पे सब नेशनल चैम्पियंस थे मेरे वेट के अंदर, जिस वेट कैटेगरी में मैं पार्टिसिपेट कर रहा था। तो अगर मेरी 4 फाइट थी ना, तो चारों ही नेशनल चैम्पियंस थे। तो मेरे कोच हैं, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी थी। तो रिसेंटली रात को बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे, तो कोई मेरा जिक्र ही नहीं कर रहा था कि ये नहीं, ये फेवरेट नहीं है। तो मेरे कोच ने पार्टिसिपेट किया और बताया कि नहीं यार ये फेवरेट है, और उन्हें उम्मीद थी, अल्लाह पे यकीन था और मेरे अपनी ट्रेनिंग पे यकीन था। तो मैं समझ इसकी लाइफ का हिस्टोरिकल मोमेंट्स है। वो मेरी एक दिन पहले ना historical कन्वर्सेशन होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि सुबह ट्रायल्स कौन जीतेगा। बिल्कुल। तो वो कोई बंदा ये नहीं बता रहा कि इसको मैं अली कहता हूँ, भाई ठीक है। ये क्योंकि एक दिमाग का भी स्पोर्ट है। लोग ये सोचते हैं कि बस जाग अंदर घुस गए और कुटना शुरू कर दिया, बिल्कुल नहीं। स्ट्रेटेजाइज करना होता है, अगला ये करेगा। आप अपने अपोनेंट की ऊपर रिसर्च करते हैं बाकायदा कि इसके ये मूव्स हैं, ये मूव्स हैं, आप पुरानी फाइट्स देखते हैं उनकी। ऐसे ही ऐसे हमने पूरे स्पॉट एनालिसिस किए हुए थे, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या थी इसकी सारी। तो मैंने रात को उन्हें कहा सेठी साहब को कि अगर सुबह अली जीत जाए, इसको मैं एक निक नेम इसका अली रखा हुआ, क्योंकि शरीफ तो है नहीं, फिर मैं अली कह देता हूँ। तो वो तो फिर मैंने सुबह कहा ये जीत जाएगा। तो कोई मेरी बात में बिलीव नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे पता था इसकी ट्रेनिंग पैटर्न क्या, इसका माइंड सेट क्या है। तो अब मैं सरप्राइज था और आई फील प्राउड दैट कि ये सुबह ट्रायल जीता है। वेल डन बेटे, थैंक यू सो मच। आपके लिए बिगेस्ट भाई मोमेंट, अचीवमेंट नहीं, और मोमेंट पसंद है तो बेटे की बात पे चलेगी भी मोमेंट। नहीं, मैं मूवमेंट ही बताऊंगा। जब हमने 2022 में जब हमने ट्रेनिंग स्टार्ट किया अपने क्लब में ना, जब हमने अपना पर्सनल क्लब बनाया, तो तब एक स्पॉन्सर आया था हमारे पास। तो उन्होंने हमें कहा था कि जो बच्चा नेशनल में मेडल होगा ना, उसे हम इतना प्राइज़ देंगे, इतना देंगे। तो तब मेरी क्लास ये नहीं थी कि मैं नेशनल में भी जो है ना परफॉर्म कर पाऊँ या मेडल ले पाऊँ। तो वो 3 महीने कोसा में मेहनत इतनी करवाई और अल्लाह पाक का इतना करम हुआ कि मैं जैसे ही 3 महीने बाद मैंने नेशनल में पार्टिसिपेट किया, तो वो मेरा पहला नेशनल मेडल था। मेरे लिए वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। सॉरी, तुर्क क्लास कम्बरी उसने कहा अगर ये बच्चा नेशनल मेडलिस्ट होगा, इसका स्कॉलरशिप लगा दें। तो मुझे पता था, मैंने कहा ये 3 माह देंगे नेशनल चैंपियन हो जाएगा। माशाल्लाह। मेरे लिए वो सबसे व्हाट अबाउट यू बेटा, मोमेंट? मेरी अचीवमेंट ये थी कि जब मैंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, तो जब हमारा तराना वहाँ पे नेशनल एंथम, जी, तो तब मुझे वो बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आगे भी इस तरह ओलंपिक तक जाऊँ और पाकिस्तान का नाम
अब देखो अंडर 17 अचीव हो गया, यानी कि एडल्ट बनने से पहले। अब एडल्ट बनने के बाद भी एक गोल्ड मेडल तो चाहिए हमें कम से कम। डन है, डन है, ओके। तो यहाँ पे आज के शो को कंक्लूड करते हुए आप चारों से पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए, कोई मैसेज, कोई पॉजिटिव बात, कीपिंग इन माइंड वी आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान राइट नाउ। जी, आपसे शुरू करेंगे सर। मैं तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बच्चों को लाजमी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी दें, मोबाइल से जान छुड़वाएं उनकी, लाजमी उन्हें अपॉर्चुनिटी दें कि वो ग्राउंड्स में जाएं, किसी भी स्पोर्ट्स में जाएं, वो लाजमी जाएं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे जो अस्पताल हैं वो उनको वीरान करें, ग्राउंड्स को आबाद करें, और जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को, जो हमारे यूथ है, उन्हें अपॉर्चुनिटी दें, उन्हें ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी दें, उन्हें वो अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो अपना जो टैलेंट है उसको परफॉर्म कर सकें। और इसी तरह हमारे तरह जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंट है पाकिस्तान में, बट अनफॉर्चुनेटली एक सिस्टम के ना होने की वजह से वो सामने नहीं आता। टैलेंट हंटिंग करें और पाकिस्तान के लिए हीरे तलाश करें। थैंक यू जी बेटा। नौजवान के लिए यही है कि आप फर्स्टली एक गोल सेट करें कि यार मैंने इस चीज़ को अचीव करनी है अपनी लाइफ के अंदर, और कभी भी एट द एंड रिग्रेट ना रखें अपने दिल के अंदर कि मैंने ये नहीं किया तो मैंने वो नहीं किया, ऐसा ना रखें। बी पॉजिटिव, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। जी आकाश, आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, खुद पे और अल्लाह पे यकीन रखें और पूरी जान लगा दें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी ज़रूर मदद करेंगे। आमीन, इंशाल्लाह। जी बेटा। जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो कोई ना कोई गेम में पार्टिसिपेट करें ताकि वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। ये बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि बात यह है कि स्पोर्ट्स तो अपनी जगह व्यूअर्स, और जो बेसिक बात जो मुझे भी जो मैंने भी अंडरस्टैंड की इन सब की बात सुन के, कि अगर हम लोग कामयाबी की तरफ गामजन होना चाहते हैं इंडिविजुअली भी एंड एज अ नेशन एज वेल, मेहनत उसकी सबसे बड़ी शर्त है। और उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग के हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इन लोगों के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, इन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, और उस गोल के लिए वो अपने क्राफ्ट और अपनी स्किल और अपने टैलेंट को आगे लेके चल रहे हैं। हर बंदा अगर अपनी कैपेसिटी में अपना हिस्सा डाले और उतनी मेहनत करे कि अपनी ज़िंदगी को एक डिसेंट, प्रॉपर, करेक्ट तरीके से गुजार ले, जिसमें टैक्स पे करना, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होना, मेहनत करना। जैसे कि हसन ने बड़ी अच्छी बात कही एंड में कि भाई सेहतमंद ज़िंदगी भी एक बहुत बड़ा एहसान है अपने मुल्क के ऊपर, क्योंकि अगर आप अनहेल्दी हैं तो वो जो सारा मेडिकल खर्चा है, क्योंकि माशाल्लाह हमारी हेल्थ का सिस्टम ऐसा है कि आप फ्री सर्विसेज ले सकते हैं मेडिकल की, तो आप एक बर्डन बनते हैं हेल्थ सिस्टम के ऊपर अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। तो एक सेहतमंद, मुकम्मल, हेल्दी लाइफ जिएं और मेहनत करें। इंशाल्लाह जो भी आप करते हैं अल्लाह ताला आप उसको उसमें आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। हमें दुआओं में याद रखिएगा व्यूअर्स। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।